नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों के नहले पर विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूं। चुनावी महाभारत में अली बनाम बजरंग बली के बीच आज बजरंग अली की एंट्री कैसे हुई? मेनका गांधी ने मुस्लिम मतदाताओं को इशारों में धमकी क्यों दी? वोट नहीं देने पर किसने दी श्राप देने की धमकी? ईवीएम के साथ सेल्फी लेकर कहां फंसे बीजेपी और कांग्रेस के नेता? और क्या राफेल पर कोर्ट की रट राहुल गांधी को पड़ेगी महंगी? इसके अलावा बात कांग्रेस, एनसीपी और जेडीएस पर पीएम के प्रहार की भी होगी। साथ ही ये भी बताएंगे कि सोशल मीडिया के किंग क्यों बने नरेंद्र मोदी। अगले 1 घंटे तक हम चुनाव की हर बड़ी खबर का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इलेक्शन टॉप 25 खबरों के साथ। उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज का विवादित बयान। वोट मांगने के नाम पर जनता को डराया, कहा मुझे वोट नहीं दिया तो दे दूंगा श्राप। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी दिया विवादित बयान, कहा मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया तो उनके लिए काम करना होगा मुश्किल। मेनका गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान। सुल्तानपुर के डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। अली बजरंगबली की बयानबाजी में आजम खान भी कूदे। बीजेपी पर लगाया अली बजरंगबली के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने चुनाव में विकास को ही अपना एजेंडा बनाया, कहा अली बजरंगबली के बीच हम नहीं बंटते। बीएसपी ने ईवीएम में छेड़छाड़ की जताई आशंका। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा हाथी का बटन दबाने पर भी बीजेपी को जा रहे हैं वोट। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू कल दिल्ली में चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। ईवीएम में गड़बड़ी पर करेंगे शिकायत। केंद्रीय मंत्री उमा भारती भोपाल से हो सकती हैं बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार। पहले उमा ने चुनाव नहीं लड़ने का किया था ऐलान। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के पोते ने जताई ख्वाहिश, पीएम मोदी के नामांकन के वक्त मौजूद रहना चाहते हैं उस्ताद नासिर अब्बास। पीएम मोदी ने केरल की लेफ्ट सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का लगाया आरोप। यूडीएफ को बताया घोटालों की डिक्शनरी। कर्नाटक के कोप्पल में पीएम मोदी ने फिर विरोधियों पर साधा निशाना, कहा विरोध करते करते हताशा में चला गया है विपक्ष। कोप्पल की रैली में पीएम मोदी ने लोकसभा की लड़ाई को नेशन फर्स्ट और परिवारवाद की लड़ाई बताया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक भीमा मांझी की मौत पर अमित शाह ने उठाए सवाल। राजनीतिक साजिश की जताई आशंका, राज्य सरकार को जांच की दी चुनौती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बयान, कहा जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी है तब से नक्सली हमले में हुई बढ़ोतरी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृष्णागिरी में किया चुनाव प्रचार, कहा तमिलनाडु को संघ से चलने वाली सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकता। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के बयान पर बीजेपी हमलावर। चुनाव आयोग से की राहुल की शिकायत। बीजेपी डेलीगेशन ने राहुल के बयान पर उठाए सवाल, कहा पीएम मोदी पर लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं राहुल। डिग्री विवाद पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस को जवाब, कहा कोई जितना भी अपमानित कर ले मुझे रोक नहीं सकता। कांग्रेस ने स्मृति के चुनावी हलफनामे पर उठाए हैं सवाल। प्रियंका चतुर्वेदी ने की नॉमिनेशन रद्द करने की मांग। आप से गठबंधन पर पीसी चाको का बयान, कहा केजरीवाल अगर गठबंधन चाहते हैं तो हम अलायंस के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ किया गठबंधन। जेजेपी 7 और आप 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने फिर थामा कांग्रेस का दामन। 2014 में हार के बाद बीजेपी में शामिल हुई थी कृष्णा तीरथ। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगरा में किया रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवार प्रीत हरित के समर्थन में किया प्रचार। दमोह से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने भरा पर्चा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। नॉमिनेशन से पहले किया रोड शो। कमल हासन ने तमिलनाडु में बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन से किया इनकार। एआईएडीएमके पर राज्य को पीछे धकेलने का लगाया आरोप।
और नहले पे दहला की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। मेनका गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने सुल्तानपुर में मुसलमानों पर दिए बयान पर जवाब मांगा है। मेनका गांधी ने अपने इस बयान में इशारों में कहा था वो जीत जाएंगी, लेकिन अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और वो उनके पास काम करवाने आते हैं तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में इस बयान के जरिए मुसलमानों को डराने की कोशिश की थी। इसी के चलते धर्म के आधार पर डराने के नाम पर इलेक्शन कमीशन ने वहां के डीएम से रिपोर्ट मांगी है और अब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। आशीष, मुसलमानों को एक तरह से इशारों में डराया था मेनका गांधी ने, किस आधार पर चुनाव आयोग ने उनके लिए ये नोटिस जारी किया? देखिए, मेनका गांधी ने दीपक जी जो बयान दिया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि अगर आप मुझे वोट नहीं देते और उसके बाद अगर मैं जीत जाती हूँ, आप नौकरी मांगने आते हो तो मुश्किल होगी। आखिर सौदेबाजी भी कोई चीज है। जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी को देखते हुए निर्वाचन अधिकारी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जो रिपोर्ट है वो चुनाव आयोग के पास भेज दी। यानी कुल मिलाकर कहें तो अब मेनका गांधी को चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा कि उनके बयान से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा चुनाव आयोग में साबित करना। बहरहाल चुनाव आयोग ने उन्हें 2 दिनों का समय दिया है। 2 दिनों के भीतर उन्हें जवाब दाखिल करना होगा। लेकिन आशीष, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कई जगह कट्स हैं। यानी मेनका गांधी के जिस विवादित बयान का वीडियो सामने आया है उसमें कई सारे कट्स हैं। तो क्या मेनका गांधी इसको डिफेंस के तौर पर पेश कर सकती हैं, क्योंकि उनका अनकट बयान सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने सीधा मुसलमानों को डराया हो? देखिए, ये चीज उनके फेवर में जरूर जा सकती है दीपक जी की पूरा वीडियो जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। कई जगह उस वीडियो में कट्स हैं, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके मुताबिक उन्होंने वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी ये सारी चुनाव आयोग में भेज दी है। सब कुछ निर्भर करेगा मेनका गांधी के जवाब पर। और क्या सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो जवाब मेनका गांधी चुनाव आयोग को देंगी उस जवाब से क्या चुनाव आयोग संतुष्ट होगा, ये बड़ा सवाल है। इंतजार करना होगा मेनका गांधी के जवाब का। आपको याद होगा आशीष, उनके बेटे वरुण गांधी भी इसी तरह का बयान देकर फंसे थे। ये बयान उन्होंने अपने पहले चुनाव के दरमियान दिया था, मुसलमानों के बारे में ही बयान दिया था। हालांकि बाद में वो इस बयान से अलग हट गए थे। उन्होंने कहा था ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने विवादित बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो मेरे समर्थकों को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, और उन्होंने संप्रदाय विशेष का नाम लिया था और कहा था मैं हाथ काट दूंगा। तब पार्टी से चुनाव आयोग ने यह कहा था कि अगर वो चाहें तो वरुण गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था उस वक्त के चुनाव में। मैं 2009 की बात कर रहा हूं। अब मेनका गांधी भी इसी तरह के विवाद में फंसी है। तो मेनका गांधी का डिफेंस, उनका ये एडिटेड या जो वायरल हुआ है बयान का जो वीडियो, वो तो हो सकता है, लेकिन फिर भी इस तरह के ट्रेंड के बाद चुनाव आयोग उनको क्या क्या कह सकता है, किस किस तरह की हिदायत दे सकता है? दीपक जी, देखिए, वरुण गांधी और मेनका गांधी के बयान में एक जो अंतर है वो ये है कि वरुण गांधी ने एक धर्म विशेष को सीधे तौर पर कहा था, लेकिन मेनका गांधी का जो बयान है उसमें वो सीधे ना कह के घुमा के बातों को कह रही है। दूसरी बात यह है कि जो फुटेज है उसमें कई सारे कट्स लगे हुए हैं जिसका वो डिफेंस लेंगी। सवाल चुनाव आयोग का हुआ। चुनाव आयोग चूंकि मेनका गांधी ने पहली बार इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो हो सकता है उन्हें एक चेतावनी देकर छोड़ दे, लेकिन मेनका गांधी एक उम्मीदवार भी है और चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो नामांकन रद्द कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल रहेगा चुनाव आयोग के सामने जब मेनका गांधी का जवाब आएगा, और जो उस जवाब को देखने के बाद जब चुनाव आयोग का एक फाइनल कंक्लूजन पर आएगा, रिजल्ट पर आएगा, तो क्या देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग केवल उन्हें फटकार कर
उनके बयान पर निंदा जाहिर कर एक चेतावनी देकर छोड़ देता है या फिर 2 कदम और आगे बढ़ता है? आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जवाब भी आया है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं कि मेनका गांधी का यह विवादित बयान है क्या। इस बयान पर विवाद होना तो तय था। आइए अब आपको मेनका का पूरा बयान सुनाते हैं। वैसे मेनका के अलावा उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज ने भी धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की है। और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। सही है बात कि नहीं सही? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पीलीभीत से सांसद और इस दफा सुल्तानपुर से पार्टी की उम्मीदवार मेनका गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 11 अप्रैल को मेनका गांधी सुल्तानपुर के सियासी मंच से मुस्लिम मतदाताओं पर हिसाब किताब लगा रही थी। तभी उनका प्रेम भी झलका और दर्द भी छलका। वोटिंग के करीब 1 महीने पहले ही मेनका ने दावा कर दिया कि वो चुनाव जीत चुकी है। अब तो आगे मुसलमानों को उनकी जरूरत पड़ेगी। सवाल ये है कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए, तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगी, तो हमारा दिल भी टूटता है, तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है। आपको बता दें कि मेनका गांधी के एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाले इस भाषण में कई कट्स हैं। मतलब वायरल करने वालों ने इसे एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला है और इस पर खूब सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने भी इस पर कमेंट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, वोट हासिल करने के लिए वोटरों को इस तरह धमकाना क्या सही है? ये डेमोक्रेसी है या गुंडागर्दी? वोट के लिए जनता को धमकाने वाली मेनका गांधी अकेली नेता नहीं है। उन्नाव के सांसद और वर्तमान उम्मीदवार साक्षी महाराज ने तो मतदाताओं को धर्म की आड़ में धमकी दे डाली। सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी दृष्टि के पुण्य ले जाता है और अपनी पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है। और इस वक्त की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग में जवाब दाखिल किया है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग को कहा है कि दोबारा वो इस तरह का बयान नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में अली और बजरंग बली वाला बयान दिया था। उन्होंने मायावती के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि मायावती ने सीधे मुसलमानों के वोट मांगे हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहती है। उनके पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली। और इसी बात पर चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ को कारण बताओ नोटिस दिया था। क्या है योगी आदित्यनाथ का ये जवाब, जानने के लिए सीधे एक बार फिर से चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा के पास। आशीष, क्या जवाब दिया है आयोग को योगी आदित्यनाथ ने? दीपक जी, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग में जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भविष्य में वो इस तरह का बयान नहीं देंगे। यानी जो बात चुनाव आयोग को कहनी चाहिए थी वो बात खुद योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग को कह दी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भविष्य में वो इस तरह का बयान नहीं देंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने 1 दिन का समय दिया था योगी आदित्यनाथ को जवाब दाखिल करने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने जवाब दाखिल कर दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा दीपक जी कि चुनाव आयोग इस जवाब से संतुष्ट होगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग योगी आदित्यनाथ को उनके एक बयान के लिए, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना को मोदी की सेना कहा था, चुनाव आचार संहिता का दोषी माना था और एक वार्निंग दी थी कि भविष्य में इस तरह के बयान वो ना दें। लेकिन उसके बाद दूसरा उन्होंने विवादित बयान दिया, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि इस तरह का बयान वो नहीं देंगे।
आशीष, इसमें महत्वपूर्ण बात, योगी ने तो कह दिया कि वो इस तरह का बयान नहीं देंगे, लेकिन योगी ऐसे बयानों के लिए मशहूर है। उन्होंने राजस्थान चुनाव में भी इस फ्रेज अली और बजरंग बली का इस्तेमाल किया था। फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कैसे होगा उत्तर प्रदेश में, शायद जिसकी भारतीय जनता पार्टी को शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही है महागठबंधन के आने के चलते। जाहिर तौर पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक तो फायर ब्रांड नेता के तौर पे भी जानते हैं और साथ में इस तरह की जो विवादित बयान है उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग को उन्होंने कहा कि वो इस तरह का बयान नहीं देंगे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि अभी चुनाव के 6 चरण बाकी हैं और 6 चरण में कई रैलियां होनी है, कई सभाएं होनी है। क्या योगी आदित्यनाथ खुद पर काबू रख पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है दीपक जी। दूसरा बड़ा सवाल, मायावती को भी नोटिस दिया था चुनाव आयोग ने। मायावती ने देवबंद की रैली में यह बयान दिया था कि मुसलमान एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट करें। क्या मायावती का जवाब मिल गया है और कितने घंटे बाकी है मायावती को यह जवाब देने के लिए? देखिए दीपक जी, मायावती को जवाब आज ही दाखिल करना था, लेकिन अभी तक मायावती के जवाब की पुष्टि नहीं हुई है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि मायावती ने अभी जवाब दाखिल किया या नहीं। जो सूत्र हैं उन्होंने केवल योगी को लेकर कहा। उम्मीद यही है कि मायावती की तरफ से आज अपना जवाब दाखिल कर दिया जाएगा, नहीं तो अमूमन कल सुबह तक की डेडलाइन है। कल सुबह वो मायावती अपना जवाब दाखिल कर देंगी और वो भी देखना दिलचस्प होगा कि मायावती अपने जवाब में क्या कहती है। तो योगी ने कह दिया है कि वो इस तरह का बयान नहीं देंगे, लेकिन योगी ने क्या कहा था? सीएम योगी ने मेरठ की रैली में अली बजरंग बली पर बयान दिया, तो अब इस जंग में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान एक नए नाम के साथ कूद पड़े हैं। आजम खान ने अब बजरंग बली का नाम अलग दिया है और वो है बजरंग अली। यूपी की सियासत में आजकल अली और बजरंग बली की गूंज सुनाई दे रही है। देश में इलेक्शन का दौर है, तो चुनाव में वोटों की फसल काटने के लिए बयानबाजियां जारी है। सबसे पहले आपको मेरठ की रैली में दिया सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं, जिसके बाद चुनाव में अली और बजरंग बली की एंट्री हुई है। अगर कांग्रेस को अली पर सत्ता बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर। बीजेपी का दावा है कि इन चुनाव में भी मोदी लहर है और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन सवाल ये कि योगी को फिर ऐसा बयान देने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? सीएम योगी अपने इस बयान का खामियाजा भी भुगत चुके हैं। चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांग लिया है। अली बजरंग बली की बयानबाजी में एक नए नाम के साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूँ, बजरंग अली। आजम खान यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी पर बजरंग बली को जात पात में बांटने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने बजरंग बली को दलित आदिवासी बता दिया था, जिसके बाद जमकर सियासत हुई थी। इस बार भी योगी ने अली बजरंग बली वाला राग छेड़ा है। मतलब इस बार भी इस मुद्दे पर चुनावी जंग तेज होने के पूरे आसार हैं। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आजम खान के इस बयान पर बीजेपी शिकायत लेकर चुनाव आयोग जाएगी। आजम खान ने बजरंग बली को एक नया नाम दिया है, वो नाम है बजरंग अली। बजरंग अली के नारे पर शिकायत करेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा के पास। आशीष, ये भी एक नोटिस देने का मामला बनता है आजम को कि इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर आजम खान को नोटिस देकर जवाब मांग सकता है? देखिए, दो अहम मुद्दों को लेकर बीजेपी दीपक जी चुनाव आयोग जाएगी। पहली आजम खान का वो बयान जिसमें उन्होंने बजरंग अली शब्द का इस्तेमाल किया, और दूसरी जो बेहद गंभीर है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का एजेंट बताया है। ये दो ऐसे बयान हैं जिसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग जाएगी। और आप मानकर चलिए कि अगर ये मामला चुनाव आयोग जाता है तो चुनाव आयोग आजम खान को नोटिस जारी करेगा, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि ये दोनों ही जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कि बीजेपी आज देर रात जाती है या कल सुबह जाती है, और उसके बाद जो निर्वाचन अधिकारी होंगे वो आजम खान को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।
कुछ दिनों का एक या 2 दिनों का समय देंगे और फिर ये देखना होगा कि आजम खान अपने डिफेंस में क्या कहते हैं। तो आशीष, चुनाव आयोग आपकी बीट है और चुनाव आयोग में जबरदस्त खबरें हो रही हैं एक के बाद एक। तो दीपक जी, क्योंकि चुनाव आयोग में हर कोई शिकायत लेकर जा रहा है। आज ही देखिए, आज एक तरफ बीजेपी शिकायत लेकर ये जाती है कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं और वो राफेल का जो शब्द है, जो जजमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के मुंह में अपने शब्द डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा कि आपने उनको पैसा दिया। इसके अलावा कई सारी जो शिकायतें हैं वो चुनाव आयोग में लगातार इस समय दाखिल की जा रही हैं। तो वहीं अगर ममता बनर्जी की बात करें दीपक जी, तो वो चुनाव आयोग की भूमिका पर ही सवाल उठा रही है टीएमसी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये सारी सरगर्मी चुनाव आयोग में चल रही है और बेहद दिलचस्प हो रहा है जो भी चुनाव आयोग का इस समय निष्कर्ष आ रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन है उनका मानना है कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र के इशारे पे काम करता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग बायोपिक पे रोक लगा देता है, नमो टीवी के कंटेंट पे रोक लगा देता है, वैसे ही चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है। लेकिन जब चुनाव आयोग मायावती को नोटिस जारी करता है या फिर किसी दूसरे को जारी करता है, तो फिर उसकी भूमिका पर सवाल उठने लगते हैं। तो हर कोई अपने चश्मे से चुनाव आयोग को देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा की तरह निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। तो आशीष, आप नजरें बनाए रखिए इन तमाम खबरों पर, हम आपके पास वक्त वक्त पर आते रहेंगे और चुनाव आयोग की हर हलचल, कौन शिकायत कर रहा है, किसको नोटिस मिल रहा है, कौन जवाब दे रहा है, ये आशीष सिन्हा आप तक पहुंचाते रहेंगे। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राफेल पर क्या है नया राग और क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर लेकर अब मुसीबत में है। ब्रेक के बाद लोकसभा चुनाव में राफेल पर जबरदस्त घमासान जारी है। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ तो राहुल गांधी ने सीधा फैसला सुना दिया। राहुल कहने लगे कि कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है, लेकिन बीजेपी ने इसी बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का दावा ठोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड चौकीदार ने चोरी की है, चौकीदार ने चोरी की है। राफेल पर सवार होकर राहुल गांधी पीएम मोदी पर आरोपों की बमबारी करते हैं तो बीजेपी ढाल बच जाती है। राहुल वार करते हैं और बीजेपी पलटवार करती है। राफेल पर राहुल के बयानों को आधार बनाकर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना की है। पहले आप राहुल का वो बयान सुनिए जिस पर विवाद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो 2 नाम है भाई और बहनों, 2 नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के राफेल पर सुनवाई के लिए तैयार होने के बाद राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को खारिज करते हुए रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों को बतौर सबूत पेश करने की मंजूरी दे दी थी। इस खबर के बाद राहुल गांधी का जोश और बढ़ गया था और वो कहने लगे कि जो बात वो कई महीनों से कह रहे थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। उन्होंने बार बार कहा कि कोर्ट ने ये मान लिया है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सिर्फ सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। आपको राफेल डील केस में याचिकाकर्ता अरुण शौरी का बयान सुनाते हैं। 3 judges have given a unanimous judgment in which they have rejected the government's argument that firstly that these documents cannot be considered because, as the Attorney General said, they are stolen documents.
I mean, this was on the face of it a very peculiar argument, because if somebody is going to do something wrong, he is not going to take out full-page advertisements in newspapers. So it has that evidence has to be excavated. That the Chief Justice said that by a separate order we will fix a date for hearing the review petitions and they will be heard on merit. याचिकाकर्ता के बयान से भी साफ होता है कि कोर्ट ने चौकीदार चोर है जैसी कोई टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट सिर्फ सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। आगे कोर्ट में सुनवाई होगी, सबूत पेश होंगे, दलीलें दी जाएंगी और उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेकिन राहुल गांधी राफेल को ले उड़े और चौकीदार को चोर बताने लगे। बीजेपी ने भी मौका नहीं गंवाया और सीधा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दावा ठोक दिया। लगातार बेबयानी की गई है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे बयान दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ऑर्डर पास किया, वैसा ऑर्डर पास किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया और वो सब चुनावी माहौल के अंदर इलेक्शन को भटकाने के लिए किया जा रहा है। और चौकीदार चोर है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30,000 करोड़ अंबानी को दिया ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि वो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट एक हिस्सा सुन चुका है, बाकी का पेंडिंग है। मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी राहुल गांधी की शिकायत की है। Without any evidence whatsoever, he repeats that the Prime Minister has given 30,000 crores to somebody, and that statement is said without any hesitation or proof. So we've drawn the attention of the Election Commission that both the Supreme Court and CAG have never said anything of this kind. चुनावी समर में राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई के लिए तैयार होना मोदी सरकार के लिए झटका जरूर है, लेकिन अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है। ऐसे में राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बयान देना उन्हें कानूनी पचड़े में फंसा चुका है। स्मृति ने अपनी इसी पहचान को राजनीति में भुनाने की कोशिश की और आज वो अमेठी जाकर राहुल गांधी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। 10 वर्ष से कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में सत्ता में थी, 10 वर्ष से राहुल गांधी सांसद थे। क्या वही वादे दोबारा वो करेंगे जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए? स्मृति आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाई हो, लेकिन सियासत में उनका कद जरूर बढ़ता गया। हालांकि तरक्की के सफर में विवाद भी साथ जुड़ते चले गए। अमेठी में दूसरी बार नामांकन भरने के बाद स्मृति ईरानी की शिक्षा को एक बार फिर से कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। कांग्रेस ने उनके मशहूर सीरियल के थीम सॉन्ग की लाइनों में कुछ फेरबदल किया और स्मृति पर करारा तंज कस दिया। एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। अब आपको उस हलफनामे की कॉपी दिखाते हैं जिसको लेकर ये सारा विवाद हो रहा है। हलफनामे में जहां शिक्षा का कॉलम है, वहां स्मृति ईरानी ने लिखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1। इस कोर्स का साल उन्होंने 1994 लिखा है। कोर्स के नीचे लिखा है 3 ईयर डिग्री कोर्स नॉट कंप्लीटेड। स्मृति ईरानी ने अमेठी से दूसरी बार हलफनामा दिया। दोनों बार दिए गए हलफनामे में स्मृति ने जो ब्यौरा दिया वो करीब करीब एक जैसा था। उस वक्त भी उन्होंने अपने हलफनामे में एजुकेशन पूरी होने की बात नहीं लिखी थी और विवाद खड़ा हुआ था। जब उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया तो उनके एजुकेशन को लेकर सोशल साइट पर उन्हें ट्रोल किया गया था। साल 2014 में जो हलफनामा स्मृति ने दिया था और 2019 में जो हलफनामा जमा कराया था, उन दोनों में ग्रेजुएशन पार्ट 1 तक की ही अपनी शिक्षा लिखी थी। लेकिन साल 2004 में उन्होंने जब चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त दिए हलफनामे में स्मृति ने खुद को डिग्री होल्डर बताया था। विवाद की भी यही वजह है। 2004 को दिए हलफनामे में स्मृति ने लिखा था, उन्होंने 1996 में पत्राचार से बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है।
साल 2004 के हलफनामे को आधार बनाकर कांग्रेस ने 2014 में स्मृति ईरानी पर हमला बोला था। आखिर क्यों 2004 की ग्रेजुएट स्मृति 2014 में अपनी शिक्षा को कम बताती हैं? सवाल स्मृति को शिक्षा मंत्रालय दिए जाने को लेकर भी थे। विवाद खत्म भी हो जाता, लेकिन स्मृति के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू से मामला और गर्मा गया। स्मृति ने कहा था, मैं जल्दबाजी में हलफनामे में अपनी डिग्री लिखना भूल गई थी। मेरे पास अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की भी डिग्री है। स्मृति ईरानी ने येल यूनिवर्सिटी की डिग्री होने की बात क्या कही? उस वक्त कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया था। हालांकि स्मृति ईरानी को सफाई देनी पड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं साल 2013 में सांसदों के एक दल के साथ येल यूनिवर्सिटी गई थी। वहां येल यूनिवर्सिटी ने एक 6 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम सर्टिफिकेट दिया था। येल यूनिवर्सिटी का 6 दिन का सर्टिफिकेट डिग्री कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर कांग्रेस काफी हमलावर हो गई थी। उस वक्त कांग्रेस ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था और अब की बार भी कांग्रेस स्मृति के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि इस बार दाखिल किए गए हलफनामे में स्मृति ने येल यूनिवर्सिटी की डिग्री का जिक्र नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस ने स्मृति का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि 5 साल में स्मृति की एजुकेशन घट गई है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। स्मृति ईरानी ने इस विवाद पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना जरूर कहा है कि कांग्रेस जितना उन्हें अपमानित करेगी, वो उतना ही अमेठी में कांग्रेस के खिलाफ काम करेंगी। एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं, एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। चेले चपाटों से कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। अभी तो शुरू हुआ है। नामदार अभी दूसरी सीट पर पहुंचे हैं। उनकी परमानेंट इस सीट से हार 13 मई को सुनिश्चित हो जाएगी। स्मृति को सियासत में आए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन डिग्री से जुड़े विवाद को कांग्रेस हर बार चुनाव के वक्त जरूर उठाती है। शायद इसके पीछे बड़ी वजह उनका राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ना है। चुनाव में सेना के नाम पर भी खूब सियासत हो रही है। कोई भारत की सेना को मोदी की सेना बता रहा है, तो कोई एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहा है। चुनावी समर में अब एक चिट्ठी पर विवाद हो गया है। राष्ट्रपति के नाम लिखी इस चिट्ठी में सेना के नाम पर सियासत बंद करने की अपील की गई है। लेकिन खास बात यह है कि चिट्ठी पर जिन लोगों के हस्ताक्षर है, उन्हें चिट्ठी के बारे में पता ही नहीं है। आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हमारा जवान F-16 को गिराते गिराते पाकिस्तान के अंदर गिर गया, तो 24 घंटे के अंदर सम्मान के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ आज वापिस। ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। बीजेपी नेताओं के इन्हीं बयानों के खिलाफ लिखी गई एक चिट्ठी सामने आई है। चिट्ठी में 3 सेनाओं के 8 पूर्व प्रमुख समेत 150 से ज्यादा अधिकारियों के नाम हैं। चिट्ठी में सेना पर सियासत के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की गई है। चिट्ठी में लिखा है कि राष्ट्रपति जी, हमने युद्ध और शांति काल में देश की सेवा की है। आप तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। पिछले कुछ समय से सेना पर सियासत की जा रही है। कुछ नेता सेना द्वारा सीमा पार की गई स्ट्राइक्स का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नेता तो सेना को ही मोदी की सेना बता रहे हैं। इस तरह के बयानों से सुरक्षा बलों का मनोबल प्रभावित होता है। आपसे गुजारिश है कि इस बारे में उचित कार्रवाई करें।
इस चिट्ठी में कुल 156 मौजूदा और पूर्व सैन्य अधिकारियों के नाम लिखे हैं, लेकिन चुनावी समर में सामने आई इस चिट्ठी पर ही विवाद हो गया है। चिट्ठी में पहले नंबर पर जनरल SF रोड्रिग्स का नाम है, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी भी चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया है। मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। तो अगर किससे बात किया था तो कोई एंटीसीडेंट मालूम होगा कि ये फलाना यूनिट का है या रेजिमेंट का है या क्या है, लेकिन ये पता नहीं whether it even exists, I don't know. It has been created by somebody. फॉर्मर आर्मी वाइस चीफ जनरल ML नायडू और एयर चीफ मार्शल NC सूरी ने भी चिट्ठी की जानकारी होने से इनकार किया है। हालांकि मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने चिट्ठी की जानकारी होने की बात कही है। ये जो लेटर है, ये जो 150 तकरीबन वेटरन्स ने साइन किया है, इसमें मेरी भी सहमति है और मेरा नाम भी इसमें है, जो मैंने अपने आप इंडोर्स किया है। वही चिट्ठी को जारी करने वाले मेजर प्रियदर्शी चौधरी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में चिट्ठी को सही बताया है। क्या वो लेटर सही है सर, जो लगातार घूम रहा है? बिल्कुल सही है, हमने प्रूफ भी दिया है। अच्छा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि क्योंकि कई वेटरन्स की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने लेटर साइन ही नहीं किया है। गलत बोल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है, उनका ईमेल एड्रेस। अच्छा, उन सबका ईमेल एड्रेस आपके पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईमेल एड्रेस। चिट्ठी सच है या नहीं, इस पर अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम में इस खबर के आने से कांग्रेस को जरूर मौका मिल गया है। जिस तरीके से इस तरीके से आप राजनीतिकरण कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में सेना का ही मनोबल नहीं कम करता है, पर सेना को भी अगर राजनीति में घसीटने का काम करता है तो वो संविधान के खिलाफ है, देश की प्रजातंत्र के खिलाफ है। रक्षा मंत्री ने खुद सामने आकर इस मामले पर सफाई दी है। Marshal Suri and General Rodrigues have said that they have not given their consent for that petition which went to the Rashtrapati. It is very worrying that if people's consent are not even being taken and fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups, it is absolutely condemnable. माहौल चुनावी है, इसलिए इस तरह की किसी भी खबर पर सियासत होना तय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं को चंद वोट बटोरने की खातिर देश की सेनाओं पर सियासत नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी पर भी जोरदार हमला बोला। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और देश में 2-2 प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि शरद राव पवार को क्या हो गया है। अरे शरद राव, आपने तो देश के नाम पर कांग्रेस छोड़ दी थी, कांग्रेस को तोड़ दी थी। अब देश में 2 प्रधानमंत्री होने की बात पर आप कब तक चुप रहोगे, कब तक चुप रहोगे? अहमदनगर के बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक के कोप्पल में चुनावी रैली की। मोदी यहां कांग्रेस और जेडीएस दोनों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां परिवारवाद की प्रतीक हैं और इनका एकमात्र मिशन है कमीशन। कर्नाटक में इस परिवारवाद के प्रतीक है कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही पार्टियां जनता से जितनी कटी हुई है उतनी ही सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ। और उनका मिशन क्या है? उनका एक ही मिशन है, कमीशन। इसके बाद पीएम ने सीधे सीधे कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ के सीएम का बयान देश की सेना का अपमान करता है। मैं कल मीडिया में देख रहा था
कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सेना में वही लोग जाते हैं जिन्हें 2 वक्त खाना नहीं मिलता। ये कैसी सोच है कुमारस्वामी जी? आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला। आपने वही कहा है जो आपके दिल में है। कर्नाटक के कोप्पल की रैली में मोदी ने देवेगौड़ा एंड फैमिली पर भी निशाना साधा। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना के राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर पीएम ने कहा कि ऐसा ही वादा 2014 में उनके पिता देवेगौड़ा ने किया था। तब क्या उन्होंने संन्यास लिया? देवेगौड़ा जी के सुपुत्र ने कहा कि केंद्र में अगर फिर सरकार बन गई तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको याद है 2014 के चुनाव में स्वयं देवेगौड़ा जी ने कहा था कि अगर मोदी जी जीत के आएंगे, मोदी जी पीएम बनेंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। उन्होंने लिया क्या संन्यास? पिताजी ने संन्यास लिया क्या? बेटा संन्यास लेगा क्या? अरे संन्यास की बात छोड़ो, परिवार में जितने बच्चे हैं सबको टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दक्षिण भारत में वोट जुटाने की कोशिश की। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में राहुल ने कांग्रेस डीएमके गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी और उसकी सहयोगी एआईएडीएमके पर तीखे वार किए। मिशन दक्षिण पर निकले राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ तमिलनाडु में एनडीए की नई साथी एआईएडीएमके को लपेटने की भी कोशिश की। राहुल ने कहा कि एआईएडीएमके ने तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है और अब नागपुर वाले तमिलनाडु को चला रहे हैं। Our alliance is an alliance of the people of Tamil Nadu. Both parties believe in freedom, justice and secularism. And we will never ever let the people of Tamil Nadu be ruled by Nagpur. Tamil Nadu is going to be ruled from Tamil Nadu. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश पर अपना विचार थोपना चाहते हैं। Mr. Narendra Modi thinks that he can impose one idea on this country. He does not on this country. He does not realize that this country is millions of different ideas, millions of different expressions, different languages, different histories. He thinks that just because he can control the AIDMK government, he can control the people of Tamil Nadu. What he does not realize is no one but the Tamil people can control Tamil Nadu. तो नहले पे दहला में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।